अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सक्सेस लाइज ओनली इन लॉयल्टी टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एम्पावरिंग मुस्लिम यूथ इन इस्लाम, साइंस, एआई एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुसलमान नौजवान कुरान पाक जो कि एक क्रिप्टोग्राफिकल मॉडल है यूनिवर्स के तमाम मॉड्यूल्स का, और जिसमें इनक्रिप्टेड कोड मौजूद है इन तमाम की तमाम फील्ड्स का, उसको हम डीक्रिप्ट करें अपने ऊपर। वो कैसे डीक्रिप्ट होएगा? जब हम गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि कुरान पाक में भी फरमाया गया ये तफक्करून ये तदब्बरून कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक में मुख्तलिफ चीज़ें जो बनी हैं उनमें गौर व फिक्र करो। अब जो इनक्रिप्टेड कोड है कुरान पाक में वो हमारे ऊपर डीक्रिप्ट कैसे होएगा? जब हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन जब गौर व फिक्र कर लेंगे वो डीक्रिप्ट हो जाएगा। सिर्फ यहीं तक हमने अपने आप को महदूद नहीं रखना, उसके बाद हमने कोई ना कोई चीज़ डिवेलप करनी है, कोई ना कोई टूल डिवेलप करना है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डिवेलप करना है जो कि आगे जाके हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर। ओके, हम इस वीडियो सीरीज़ में कुरान पाक, हदीस शरीफ और सीरत शरीफ इन तमाम मुकद्दस चीज़ों का मिक्सचर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जी हदीस शरीफ को। सहीह बुखारी के वॉल्यूम नंबर 7 बुक नंबर 71 और हदीस नंबर 588, जिसमें रावी हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने फरमाया कि भाई, उसने कहा कि भाई मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जाके शहद पिलाओ। वो फिर आया, उसने कहा कि नहीं दर्द ठीक हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर पिलाओ। वो फिर आए, उन्होंने फरमाया नहीं दर्द ठीक हुआ। उन्होंने फरमाया फिर से पिलाओ। वो फिर आया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके भाई का पेट झूठ बोलता है, रब तआला सच फरमाता है। यानी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि शहद में शिफा है, तो उसको फिर पिलाओ। जब उसको फिर पिलाया तो उसको शिफा मिल गई। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वो जो शहद है वो जब उस शख्स के जिस्म में जाएगा तो उसने एब्जॉर्ब होना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसने मेटाबोलाइज होना है, उसने एक्सक्रीट होना है, उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना है, उसकी कोई ना कोई डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होनी है, उसकी कोई ना कोई एफिकेसी होनी है और उसकी कोई ना कोई पोटेंसी होनी है। ये तमाम चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी, जो कि आज की मॉडर्न इरा में मॉडर्न मेडिकल सब्जेक्ट के अंदर पहचानी और जानी जाती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के नाम से। हमारी इस हदीस शरीफ के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के पूरे ब्रॉड सब्जेक्ट्स छुपे हुए हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए समझते हैं इसको। फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं कि जिस्म आपका जो ड्रग, जो दवाई आप ले रहे हैं उसके ऊपर क्या असरात रखेगा, और डायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं कि जो आपका ड्रग है वो जिस्म के अंदर जाके क्या क्या करेगा। अब सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स को समझते हैं। वो क्या है जी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। सबसे पहले जब आप ड्रग लेते हैं वो आप या तो ओरली लेते हैं यानी कि मुंह के जरिए, या फिर आप वो इंट्रावेनस लेते हैं यानी कि ड्रिप के जरिए, या फिर इंट्रामस्कुलर लेते हैं यानी कि मसल पे लगाने के जरिए। ये इसके रूट्स हैं एब्जॉर्प्शन की। जब वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाए उसने जाना होता है खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब वो ड्रग आपकी पहुंच जाए इसका मतलब है कि आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो गया। अब सवाल यह है कि कितनी देर में पहुंचे। अगर आप इंट्रावेनसली यानी डायरेक्टली खून में डालेंगे तो वो जल्दी पहुंचेगा। अगर आप ओरली लेंगे तो पहले उसको मैदे से गुजरना पड़ेगा, फिर इंटेस्टाइन से गुजरना पड़ेगा, फिर लिवर, उसके बाद वो आएगा। अगर आप मसल्स पे लगाएंगे तो फिर भी थोड़ा देर से जाएगा। लेकिन इंट्रावेनसली यानी कि डायरेक्ट रग पे लगाते हैं तो वो सीधा खून में आएगा। एक चीज़ ये होती है वो आप कैलकुलेट करते हैं टी मैक्स के जरिए। फिर ये चीज़ होती है कि आपके ब्लड स्ट्रीम से, खून से वो जो दवाई है वो मुतलका ऑर्गन तक कितनी देर में पहुंचता है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको आप कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि कॉमन है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि अब वो ड्रग आपका ब्लड में आ गया, ब्लड से मुतलका ऑर्गन जहाँ पे मसला था वहां तक चला गया। अब जहरी सी बात है उसको जिस्म से बाहर भेजना है, तो जिस्म से बाहर भेजने के लिए उसको पहले किसी न किसी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसको तोड़ना या कोई नई चीज़ उसके साथ जोड़ना ताकि वो जिस्म से निकल सके। या वो किडनी में होता है या वो लिवर में होता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन, यानी कि अब उसको निकाल देना जिस्म के जरिए, आया वो यूरिन के जरिए निकालना है या जिस तरीके से भी निकल गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चीज आ गई फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये वो मसला था कि जिस्म ड्रग के साथ क्या क्या करता है। यानी सबसे पहले उसको टाइम लगाता है कि भाई तूने मेरे ब्लड के अंदर आना है, फिर ब्लड से तूने डिस्ट्रीब्यूट होना है मुतलका ऑर्गन तक, फिर तूने कन्वर्ट होना है किसी न किसी चीज में ताकि तू बाहर निकल सके, और उसके बाद तो फिर बाहर निकल जाए। ये तमाम चीजें एब्जॉर्प्शन,
और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये जो 4 चीजें हैं ये सारी की सारी उस ड्रग के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं, उसके असर के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद जब ड्रग जाता है जिस्म के अंदर तो सबसे पहले उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो किसी चीज के साथ जाके किस तरीके से बाइंड करेगा, उसको किस तरीके से तोड़ेगा, कैसे वो ठीक करेगा, वो किस तरीके से रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ेगा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एक चीज होती है उसका नाम होता है एफिकेसी, यानी कि वो मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा असर जिस पे वो बहुत ज्यादा तरीके के साथ असर कर रहा हो, जिस्म के अंदर जो भी बीमारी है उसको ठीक कर रहा हो, वो उस चीज का नाम होता है एफिकेसी। और वो एफिकेसी अचीव होती है पोटेंसी के साथ। पोटेंसी कहते हैं वो डोज जो कि सबसे ज्यादा असर पैदा कर दे। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, फार्माकोडायनेमिक्स है या फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये मॉडर्न सब्जेक्ट मेडिकल के अंदर बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं के जरिए आपकी मेडिसिन बन रही होती हैं। और आपकी जो डॉक्टर्स हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे फलानी बीमारी है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये 250 mg की दवाई है, सुबह दोपहर शाम लेनी है, या फिर वो कहते हैं ये 500 mg की दवाई है, सुबह शाम लेनी है, और अगर ज्यादा हो तो वो कहते हैं बस एक ही दफा लेनी है। आपने ये बात नोट की होगी। इस चीज का नाम होता है कि भाई आपको पता हो कि भाई ये ड्रग तो मैं दे रहा हूं, ये मैंने बंदे की जिसामत के हवाले से देनी है, वो छोटा है वो बड़ा है। अब छोटों को दवाइयां नहीं सिरप दिए जाते हैं, फिर उसकी एक तादाद मुतय्यन की जाती है कि 3 दफा चम्मच पिलाने हैं। अगर आप एक दफा चम्मच पी लो, अगले दिन ना पियो तो वो दवाई असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड के अंदर उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस लेवल पे उसने एक असर दिखाना है और तमाम बीमारियों को खत्म करना है। ये तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं इसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ये चीजें पता होनी जरूरी है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स की सब प्रोफाइल्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और फार्माकोडायनेमिक्स की सब प्रोफाइल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप और इसी तरीके से एफिकेसी और पोटेंसी, ये सब कुछ मालूम था। अब ये बात समझ में आ गई ना कि हमारी हदीस शरीफ में तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं यार। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं अभी इतना और पिलाओ, अभी और पिलाओ, अभी और, क्योंकि हुजूर पाक को मालूम था कि अभी उतनी ड्रग की पोटेंसी नहीं आई जिसमें उसने मोस्ट एफिकेंट होना है, यानी उसकी एफिकेसी अभी तक अचीव नहीं हुई। तो इसलिए हुजूर पाक ने फरमाया फिर पिलाओ, क्योंकि हुजूर पाक को मालूम था कि उतनी डोज होएगी जिसमें वो एक पोटेंट ड्रग बनेगा और उस पोटेंसी में वो फिर एक एफिकेंट ड्रग बनेगा और तब जाके थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा और वो बंदा ठीक होगा। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज बनाएंगे, उसका नाम है जी ड्रग बोर्ड, जो कि मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखा देता हूं। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने 240 ड्रग्स का पीके प्रोफाइल, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और पीडी प्रोफाइल यानी कि फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल मैंने उसकी मेंशन कर दी है। आप जब भी किसी भी ड्रग को वहां पे लिखेंगे, आप उसकी एक्सक्रीशन पता करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म पता करना चाहते हैं, हाफ लाइफ पता करना चाहते हैं, क्लियरेंस पता करना चाहते हैं, आप उसको सिर्फ ड्रग का नाम लिखें और पीछे वो लिखें, वो आपको बता देगा। और वो मैंने डेवलप किया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए। और इसके साथ साथ हम उसके अंदर मशीन लर्निंग की अप्रोचेस भी डाल सकते हैं। अगर हम क्या क्या करें, अगर हम उसके अंदर ये चीजें डाल दें, क्या क्या चीजें डाल दें, जरा बात को समझिएगा। अब हम उस अपना जो ड्रग बोर्ड है उसके अंदर अभी तो हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए चीज़ों को ऐड किया कि कोई भी आप उससे चीज़ पूछोगे तो वो आपको बता देगा। अभी तक मैंने उसमें ये चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन आप उसके अंदर AI भी डाल सकते हो। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ ये कि आप उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डाल दें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डाल दें यानी कि जब आप उसको बोलेंगे कि टेल मी क्लियरेंस ऑफ फलानी ड्रग, अब ये टेल मी ऑफ, ये सारे के सारे फजूल अल्फाज है। मेन चीज है कौन सी ड्रग और उसकी क्या, ठीक हो गया। तो नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग क्या करेगा, वो बर्ट मॉडल को इस्तेमाल करके उसके अंदर से सिर्फ ये देखेगा कि यार ये कौन से ड्रग की बात कर रहा है और उसके मुतालिक क्या चीज बात कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब वो इसको डायग्नोज कर लेगा कि भाई ये फलाने ड्रग की फलानी चीज पूछी जा रही है, फिर वो पीछे अपना जो हमने डाटा सेट बनाया हुआ है उसको जाके फैच करेगा और जब उस बंदे को लिख कर देगा कि भाई तुमने मुझसे पूछी थी फलाने ड्रग की क्लियरेंस या मेटाबॉलिज्म या एब्जॉर्प्शन या डोजेज वगैरह वगैरह, वो अब ये है, वो अब लिखेगा GPT मॉडल के जरिए, ठीक है। ये 2 तरीके से हमने AI इसके अंदर इंप्लांट कर दिया। तीसरे तरीके से हम उसको यूजर बेस्ड फीडबैक सिस्टम के जरिए भी AI चीज को इंप्लांट कर सकते हैं।
मैंने तकरीबन इस चीज़ को भी डेवलप किया, लेकिन इंशाल्लाह अभी नहीं, वो इन फ्यूचर हम इसको प्रॉपर एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जिसमें हम उसमें नमपाई, साईपाई, स्पेसाई और रेडकिट, टेंसरफ्लो, CNN, NLP, इन तमाम लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह इसको प्रॉपर एक AI मॉडल भी तश्कील देंगे, एक ML मॉडल भी तश्कील देंगे जिसमें हम रैंडम फॉरेस्ट और लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ताकि, और मज़े की बात, एक तो ये ना कि भाई कौन सा ड्रग है तो उसकी फलानी चीज़ बताओ, एक तो इस चीज़ में हमने AI और मशीन लर्निंग को इम्प्लांट किया, और अभी मैंने HTML CSS को किया, वो भी तकरीबन रिलेटिव टू AI ही है। एक चीज और होती है कि ड्रग की डिस्कवरी में बहुत टाइम लगता होता है, क्योंकि एक ड्रग को आपने डिस्कवर करना हो तो बहुत सारे लैब टेस्ट से गुजर कर आपको जाना पड़ता है। तो हम इसमें ये वाली चीज रेडकिट और डॉकिंग मैकेनिज्म के जरिए एक AI मॉडल और एक ML मॉडल तश्कील दे सकते हैं जो हमें कोई नया ड्रग जो है उसकी डिस्कवरी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारी, अभी मैंने एक हदीस शरीफ डिस्कस की है, कुरान पाक, सीरत शरीफ, हदीस शरीफ की इतनी बड़ी बड़ी किताबें रह, मैंने एक हदीस शरीफ डिस्कस की है, और उस हदीस शरीफ से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने एक टूल डेवलप कर लिया है ड्रग बोर्ड के नाम से, उसमें AI और ML की ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए, रेडकिट के जरिए और वगैरह वगैरह चीज़ों के जरिए हम मजीद चीज़ें इम्प्लांट कर सकते हैं, और ड्रग डिस्कवरी में ये चीज़ किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। आओ अब मैं तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने वो ड्रग बोर्ड डेवलप की है। आइए, ये देखिए, ये रहा आपका AI ड्रग PKPD चैट बोर्ड। अब आप इसमें क्या लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं पीके ऑफ इंसुलिन, आपने इसको लिखा, अब उसने पीके दिखा दिया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, सारी की सारी इंसुलिन की, ठीक है। अब आप इससे सिर्फ पूछे ना कि मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन, तो सिर्फ आपको ये वही चीज दिखाएगा। इसके लिए मैंने फुजी मैच के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो क्या करता है, एक मिनट, इसके लिए मैंने फुजी मैच के अल्फाज, यानी कि वो HTML के अंदर एक चीज़ उसको इस्तेमाल किया, एलिमेंट को इस्तेमाल किया, जिसके जरिए आप इसको अगर सिर्फ इंसुलिन भी लिख देना, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ पीके ऑफ इंसुलिन, यानी कि मैंने अब उसको छोड़ दिया, आई को छोड़ दिया, उसके बावजूद ही वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इसने इंसुलिन लिखा है। ठीक हो गया। तकरीबन 240 ड्रग्स हैं, आप किसी को भी लिखते जाएं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं पहले लिख देता हूँ PD ऑफ पेंटापैराजोल, तो पेंटापैराजोल की PD आ गई, मैकेनिज्म आ गया, और इफेक्ट आ गया, और ड्यूरेशन आ गई। आप इसको सिर्फ यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ, मिसाल के तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन, तो उसकी ड्यूरेशन आ गई। ओके हो गया। ये सारा का सारा मैंने बाकायदा लाइव कर दिया, जो कि लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम मजीद भी बढ़ाते रहेंगे। देखें, ये आपको एक एजुकेशनल टूल के तौर पे मैंने आपको बनाया, सिर्फ आपको ये बावर कराने के लिए कि हम मुसलमान नौजवानों को चाहिए कि हम कुरान पाक के इनक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट करें, हदीस शरीफ के इनक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट करें, और सोचो फिक्र के बाद कोई ना कोई चीज़ डिवेलप करें जो कि आगे फ्यूचर में, जो कि हमारे मुसलमानों के लिए फायदा मंद साबित हो। इंशाल्लाह हम बहुत सी चीजें डेवलप करते जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये सारा साइंस सब कुछ हमारे कुरान पाक में मौजूद है और ये यहीं से निकला है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तरीके से गौर व फिक्र कुरान पाक में करती रहिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।